एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ सेल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें होगा क्या कि सेल कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ये टॉपिक है। इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब में से जो भी स्टूडेंट मुझसे नोट्स ख़रीदना चाहता है, आप क्या करेंगे, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर डाल सकते हैं नोट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने आकर यहाँ से मुझसे ऑलरेडी नोट्स खरीदे हैं। ये आपके सामने मैंने चैट्स दिखा रही हूँ आपको। मैंने नेम इसलिए हाइड कर दी स्टूडेंट्स के ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अभी भी एक और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई हुई है कि वो मुझसे नोट्स खरीदने के लिए आई है कि ये पेड लिखा हुआ है, पेड है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स मुझसे खरीद लिए हैं। ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है, ये वो स्टूडेंट है जिसने नोट्स खरीदने हैं, पैसे पे नहीं किए। तो जैसे ही ऑर्डर के लिए पे कर देंगी मुझे, तो उसके बाद इनको नोट्स जो है ऑन टाइम मिल जाएंगे। आपके सामने मैं एक स्टूडेंट के चैट खोलती हूँ, ठीक है। ये आप देखें, मैंने स्टूडेंट की चैट खोली है। यहाँ पे इसको मैंने प्रॉपर्ली सारे नोट्स अपने PDF सेंड कर दिए जैसे इसने मुझे पे किए। ठीक हो गया। दूसरा से इसे खरीद सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ, जैसे कि पास पेपर्स की इन्फॉर्मेशन, पास पेपर्स की पिक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मेरे फेसबुक पेज पर आराम से मिल जाएंगी। यानी कि जितने भी पास पेपर है, जो भी लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेगी। स्टूडेंट्स और टीचर के नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप पे मिलेंगे। अब तक इस ग्रुप पे कम से कम 200 लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया। आप भी इसको ज्वाइन करें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टीचर्स के नोट्स और स्टूडेंट्स के नोट्स इस तरह से फ्री में मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है, व्हेन पीपल बाय एंड सेल थिंग्स देयर आर रूल्स दे मस्ट फॉलो टू मेक इट फेयर फॉर एवरीवन। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लोग कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते या बेचते हैं, बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो उनको कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। These rules are written in law called as the Sales of Good Act 1930। और वो जो रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग चीज़ों को बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है, वो हमें सेल्स एक्ट में मिलते हैं। This law tells us how a proper sale should happen। ये जो सेल्स एक्ट है, ये हमें ये बताता है कि आपको किस तरीके से सेल करना चाहिए और किस तरीके से चीज़ों को ख़रीदना चाहिए। It was once part of another law called the Contract Act, but later it became its own separate law। काफ़ी सालों पहले ये सेल्स लॉ अलग से नहीं होता था, ये सेल्स लॉ कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पहले हिस्सा होता था। गुजरते वक्त के साथ लॉ मेकर्स ने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से सेल लॉ को अलग कर दिया। इसलिए हमें अब सेल्स रिलेटेड लॉज के लिए अब सेल्स ऑफ गुड एक्ट को देखना है, कॉन्ट्रैक्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। द लॉ टॉक्स अबाउट टू थिंग्स, यानी कि जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, ये दो चीज़ों पे बात करता है। पहला है सेल, व्हेन समथिंग इज सोल्ड राइट अवे। दूसरी चीज़ ये करता है एग्रीमेंट ऑफ सेल पे, व्हेन समथिंग विल बी सोल्ड। यानी कि ये जो सेल्स एक्ट है, ये सेल्स पे बात करता है कि आपको प्रोडक्ट अगर आप खरीदने जा रहे हो उसी दिन या वो आपको मिल जाती है। और एक होता है एग्रीमेंट ऑफ सेल पे भी बात करता है कि आप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो और आपको वो प्रोडक्ट फ्यूचर में मिलती है। यानी कि आपने आज जून का मंथ चल रहा है, जून में आप प्रोडक्ट लेने गए हो, पैसे आपने दे दिए और आपको प्रोडक्ट मिलेगा नेक्स्ट मंथ जुलाई में, या साल बाद, या 10 सालों बाद, या मंथ्स बाद। यानी कि जो चीज़ फ्यूचर में आपको मिलेगी उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट ऑफ सेल। और जो चीज़ें आपको उसी वक्त मिल जाए, जैसे कि आज आप कुछ खरीदने जा रहे हो शॉप से और आपको वो फ़ौरन मिल जाती है, उसको हम सिंपल सेल कहते हैं। और जो चीज़ आपको फ्यूचर में मिलेगी उसको हम एग्रीमेंट ऑफ सेल कहते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये भी हमें सेल्स ऑफ गुड एक्ट सिखाता है। रेलेवेंट लॉज इसमें हमारे पास काफ़ी सारे हैं। पहला वाला है सेक्शन 4 जो कि डिस्कस करता है सेल को और एग्रीमेंट ऑफ सेल को। मैंने सेल और एग्रीमेंट ऑफ सेल के ऊपर अलग से वीडियो बनाई है, इनकी डिफरेंसेस के ऊपर। यहाँ पे एक आई का साइन शो हो रहा होगा, वीडियो लिंक उस पर दिख रहा होगा। एग्रीमेंट और एग्रीमेंट ऑफ सेल, यानी कि सिंपल सेल और एग्रीमेंट ऑफ सेल की वीडियो है, वो आप देख लें वहाँ से। उसके अलावा इसमें सेक्शन 9 एंड 10 आया है जो कि हमें एक्सप्लेन करता है कि प्राइस को किस तरह से फिक्स किया जाए प्रोडक्ट पे। यानी कि अगर आपने सपोज खुद कोई चीज़ बनाई है, कोई प्रोडक्ट बनाई है, वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो प्रोडक्ट कोई बुक हो, आपने खुद से एक बुक बनाई है, आप उस बुक को सेल करना चाहते हो, तो उस बुक पे आप एक प्राइस फिक्स करते हो। आपने अगर जो बुक बनाई है उसका प्रोडक्ट आप फिक्स रखते हैं कि मैं ये बुक 300 रुपीज़ में सेल करूँगा या करूँगी। ये प्रोडक्ट आपने खुद बनाई और आप उसकी प्राइस फिक्स करते हैं। तो ये चीज़ें हमें कौन सा एक्ट सिखाता है? यही सेल्स एंड गुड एक्ट का सेक्शन 9 एंड 10 हमें ये सिखाता है कि अपने प्रोडक्ट को
प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस को कैसे फिक्स करना है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, वो सारा आपको ये सेक्शन 9 एंड 10 बताएगा। और सेक्शन 64A जो है चेंजेस इन द प्राइस ड्यू टू टैक्सेस। अगर आपकी बुक के ऊपर कोई टैक्स लग रहा है तो टैक्स के हिसाब से कैसे प्राइस चेंज होती है वो हमें सेक्शन 64A सिखाएगा। अब इस अगली हेडिंग में सेल्स आ जाती हैं। जितनी भी सेल्स एक्ट की वीडियो है उन सब में हमेशा ये मीनिंग ऑफ सेल, उसकी डेफिनेशन आती है, तो इसमें भी मीनिंग ऑफ सेल आएगी। तो सेल मीन्स गिविंग समथिंग यू ओन टू समवन एल्स फॉर मनी। सेल का मतलब है कि आप कोई चीज़ किसी को देते हो पैसे के बदले। इसमें एग्जाम्पल भी आप डालें। द डिक्शनरी सेज सेल मीन्स गिविंग ओनरशिप ऑफ समथिंग टू अनदर पर्सन फॉर अ प्राइस। लॉ डिक्शनरी कहती है कि सेल का मतलब है कि आप अपनी ओनरशिप, यानी कि जो प्रोडक्ट की ओनरशिप आपके पास है, आप किसी और को देते हो ताकि आपको पैसे मिल जाएं उस चीज़ के बदले। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेज अ सेल हैपन्स व्हेन अ सेलर एग्रीज टू गिव गुड्स टू अ बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है वो हमें सेल के बारे में ये बताता है कि जब आप कोई चीज़ सेल करते हो तो आप क्या करते हो कि आप अपने प्रोडक्ट, गुड्स को प्रोडक्ट कहते हैं, आप अपने प्रोडक्ट देते हो किसी को और वो इंसान जिसको दे रहे होते हो वो आपको एक्सचेंज में क्या देगा, पैसा देगा उस चीज़ के। यानी कि आपने कोई चीज़ दी है तो उस चीज़ के बदले आपको पैसे मिलेंगे। ये हमें सेल्स ऑफ गुड एक्ट सिखाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स एसेंशियल्स ऑफ सेल, यानी कि सेल के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होने चाहिए, वो हैं सबसे पहले गुड्स, दूसरा है प्राइस, देन वी हैव टू पीपल, ओनरशिप ट्रांसफ़र, प्रॉपर एग्रीमेंट। तो ये जितने पॉइंट्स मैंने रीड आउट किए हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए सेल के लिए। पहला है फॉर अ सेल टू हैपन प्रॉपरली दीज थिंग्स मस्ट बी देयर। गुड्स होने चाहिए। गुड्स यहाँ पे प्रोडक्ट्स को कहा जाता है, किसी चीज़ को कहा जा रहा है गुड्स। वो टॉय भी हो सकती है, कोई खाने की चीज़ भी हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, क्लॉथ्स हो सकते हैं, महंगी गाड़ियाँ हो सकती हैं। तो गुड्स में कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप बेचना चाह रहे हैं। देयर मस्ट बी समथिंग टू सेल लाइक टॉयज, क्लॉथ्स, बुक्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेल करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रोडक्ट। अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो आप सेल क्या करेंगे। तो प्रोडक्ट का होना सबसे मेन चीज़ है, इसलिए गुड्स को उन्होंने सबसे टॉप पे लिखा है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है प्राइस, यानी कि प्रोडक्ट तो आपने बना ली, अब उसके ऊपर एक प्राइस फिक्स करनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है द बायर मस्ट पे मनी और प्रॉमिस टू पे द मनी। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट बना ली है तो फिर उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद जो प्राइस उस पर सेट की गई है उसी प्राइस पे बायर को वो चीज़ खरीदनी है। तो बायर पे ड्यूटी लगती है कि वो पैसे दे उस प्रोडक्ट के। उसके बाद इसमें आया है टू पीपल, देयर मस्ट बी अ सेलर एंड अ बायर, यानी कि आप एक बंदा वो होगा जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, जो सेलर होता है जो सपोज कोई बुक बेच रहा है, और एक बंदा होगा बायर जो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो दो लोगों का होना ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही सेलर है वही अपनी प्रोडक्ट को खरीदेगा, ऐसा नहीं होता। एक सेलर होना चाहिए और एक और इंसान होना चाहिए जो कि प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो कम से कम दो लोग रखे हैं, ठीक है, दो लोग होंगे तभी सेल कंडक्ट होती है, तभी सेल होगी। आगे ओनरशिप ट्रांसफर, द गुड्स मस्ट बी पास फ्रॉम द सेलर टू द बायर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर सेलर इस बुक का मालिक है, इस प्रोडक्ट का मालिक है, तो बायर क्या करेगा, जैसे पैसे दे देगा सेलर को तो ये जो बुक है या बायर को मिल जाएगी। तो बायर क्या हुआ, अब इस बुक का ओनर बन गया क्योंकि इसने इस बुक को खरीद लिया है। तो यहाँ पे क्या चीज़ हुई कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हुई, यानी कि सेलर से अब ट्रांसफ़र हो गई है प्रोडक्ट बायर को। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रांसफ़र नहीं हो रही पैसे देने के बाद भी तो वो चीज़ सेल नहीं होती। अगली चीज़ है प्रॉपर एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद एग्रीमेंट ऑफर एक्सेप्टेंस एंड फ्री विल। यानी कि जब आप कोई चीज़ बेच रहा है एक इंसान तो दूसरा इंसान उसको दिल से एक्सेप्ट करे। यानी कि अगर ये बंदा ऑफ़र लगाता है कि मेरे पास वो वाली बुक है जो आपको चाहिए और ये इंसान कहता है कि हाँ मुझे इसी बुक की तलाश थी, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सेलर जो है अपनी ऑफ़र दे रहा है बायर को कि मेरे पास वो बुक मौजूद है जो आपको चाहिए। और जो बायर है जो बुक खरीदना चाह रहा है उसको जब पता चल रहा है कि सेलर के पास वो बुक मौजूद है जो मुझे चाहिए, तो ये क्या करेगा, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा। ऑफ़र क्या हुई कि मेरे पास बुक मौजूद थी, ये ऑफ़र थी। एक्सेप्ट किस चीज़ को किया, बायर ने ऑफ़र एक्सेप्ट की सेलर की कि इसके पास ये बुक मौजूद है। तो इधर क्या हुआ, एक्सेप्टेंस एंड ऑफ़र हुई, जो कि नॉर्मली हमें कॉन्ट्रैक्ट में बताया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्टेंस एंड ऑफ़र की वीडियो यहाँ पे आपको एक आई का साइन शो हो रहा होगा, इसमें मैं ऑफ़र एक्सेप्टेंस की वीडियो लगा दी है।
लिंक, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट में। तो बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम सेल परचेज में भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है कि एक बंदा अपनी ऑफर दिखाता है कि मेरे पास ये चीज़ मौजूद है, और जो इस बंदे को उस चीज़ की ज़रूरत है वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे इस बंदे ने, बायर ने जब इस ऑफर को एक्सेप्ट किया तो इस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, किसी ने उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करके इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करवाया, बल्कि इसे अपनी फ्री विल से, अपनी मर्जी से उस ऑफर को एक्सेप्ट करके वो चीज़ खरीदने के लिए सेलर के पास गया। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है इसके लास्ट पॉइंट पे कि ये प्रॉपर एग्रीमेंट की तरह हो कि इसमें पहले ऑफर दिया जाए, ऑफर देने के बाद उसको एक्सेप्ट किया जाए और फ्री विल के साथ उस प्रोडक्ट को ख़रीदा जाए। ये 5 चीज़ें जो हैं होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर वो चीज़ प्रॉपर सेल नहीं कंसिडर की जाएगी। तो ये 5 एलिमेंट्स होना सेल के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ डिफरेंट वेज टू मेक सेल, कि सेल करने के डिफरेंट तरीके कौन से होते हैं। तो वो डिफरेंट तरीके यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला है गुड्स गिवन राइट अवे, यानी कि एक मेथड होता है कि जिस दिन आप चीज़ खरीदना चाहते हो आपको उसी दिन मिल जाती है। जैसे कि आप दुकान से अगर दही लेने जा रहे हैं तो आपको उसी दिन ही वो मिल जाता है, आप पैसे देते हैं और आपको उसी वक्त वो प्रोडक्ट आपके हाथ में मिल जाता है। एक तो इस तरह से भी सेल हो जाती है। दूसरी सेल करने का तरीका है मनी पेड नाउ बट गुड्स कम लेटर, यानी कि आपने अगर ऑनलाइन शॉपिंग को देखें कि आप ऑनलाइन शॉपिंग पे बाजू का पहले पैसे दे देते हैं और वो जो प्रोडक्ट है हफ्ते बाद आपको पहुंचता है, तो प्रोडक्ट कभी कभी लेट पहुंचता है। तो ये भी एक मेथड है सेल परचेज का। उसके अलावा बोथ मनी एंड गुड्स गिवन इमीडिएटली, तो ये वही पहली वाली बात को ही कहा जा रहा है कि आपने ऑन स्पॉट पैसे दिए और आपको ऑन स्पॉट ही उसी जगह पे ही प्रोडक्ट मिल गया, यानी कि जिस दिन आपने पैसे दिए उसी दिन उसी टाइम पे आपको प्रोडक्ट मिल गया। अगली हेडिंग है गुड्स और मनी गिवन इन पार्ट्स इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपने कोई चीज़ खरीदनी है, अगर एक आईफोन लेना चाह रहे हैं और वो आईफोन कम से कम 1 लाख से उसकी स्टार्टिंग प्राइस है, तो आप 1 लाख एकदम नहीं दे पा रहे, तो आप क्या करेंगे, उस बंदे से आईफोन ले लेंगे, सेलर से आईफोन ले लेंगे और आपके बीच एक एग्रीमेंट होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेलर आपसे कहेगा कि ठीक है आप 1 लाख अगर नहीं पे कर सकते तो आप हर मंथ मुझे 5-5 हज़ार देते रहें। इससे क्या होगा कि 5-5 हज़ार वो देता रहेगा, जैसी 1 लाख प्राइस पूरी हो जाएगी तो ये जो मोबाइल है या पका बायर के पास आ जाएगा और यही अब इस मोबाइल का ओनरशिप अब इस मोबाइल की इस बायर के पास आ जाएगी, यानी कि जब तक ये पैसे पूरे नहीं दे देता तब तक ओनरशिप सेलर के पास ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायर थोड़े थोड़े करके हर महीने पैसे देगा लेकिन मोबाइल यूज़ कर सकता है वो। तो इस तरह से भी सेल परचेज होती है। उसके अलावा एवरीथिंग टू हैपन इन फ्यूचर, अभी जो लास्ट पॉइंट है एवरीथिंग हैपन टू फ्यूचर, ये हमें एग्रीमेंट टू सेल के बारे में बताता है, यानी कि जो एग्रीमेंट टू सेल है उसके अंदर ये बताया जाता है कि आप प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे जून में लेने जा रहे हैं और जून में जो शॉपकीपर है, जो सेलर है जिसके पास वो प्रोडक्ट थे, वो कहता है कि जून में हमारे पास प्रोडक्ट नहीं आएगा, हमारा प्रोडक्ट आता है अगस्त में। आप क्या करेंगे कि आप जून में जाके देखेंगे कि प्रोडक्ट तो है ही नहीं और सेलर से पता चलेगा ये तो अगस्त में आएगा, तो आप क्या करेंगे, या तो पहले पैसे दे देंगे सेलर को और कहेंगे कि जैसे ये प्रोडक्ट अगस्त में आएगा तो अगस्त के मंथ में आप वो प्रोडक्ट हमारे घर डिलीवर कर दें। आप ऑन स्पॉट पैसे दे के फिर वेट करेंगे जब तक अगस्त नहीं आता, या फिर आप क्या करेंगे कि अगस्त में आके उसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, यानी कि जो चीज़ आप फ्यूचर में करने जा रहे हैं उसको हम कहेंगे एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि आप उस शॉपकीपर से एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मैं अगस्त में आके आपसे प्रोडक्ट खरीदूंगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर चीज़ फ्यूचर में सेल परचेज होगी, तो इसलिए ये जितनी भी सेल्स हैं डिफरेंट काइंड्स की हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें भी सेल की कैटेगरी में है। चाहे आप इमीडिएटली सेल परचेज कर लें, चाहे आप पैसे पहले दे दें, आपका प्रोडक्ट लेट आए, चाहे आप फ्यूचर में कोई चीज़ सेल परचेज करें, तो ये सारी चीज़ भी सेल ही होती है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ व्हाट इज़ सेल। इसमें आपने सेल के बारे में थोड़ा बहुत बताना है कि अ सेल हैपेंस व्हेन अ सेलर के बारे में एक्सप्लेन करना है कि द सेलर इज़ द वन हु सेल्स मींस जो चीज़ें बेचता है, एंड अ बायर इज़ द पर्सन और द वन हु बाइज मेक एन एग्रीमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सेलर है और जो बायर है एक दूसरे के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, ये सेल होता है। उसके साथ क्या होता है कि द बायर पेज द प्राइस, जो बायर है वो उस प्रोडक्ट की प्राइस पे करते हैं जो सेलर बेच रहा है। द सेलर गिव्स द गुड्स टू द बायर, यानी कि जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट और गुड्स जो हैं बायर को देगा, तब ही देगा जब वो बायर पैसे देगा, ठीक है। अगली है एग्जाम्पल में लिखा है अली बाइज अ फुटबॉल एंड गिव्स मनी टू द शॉपकीपर, दैट इज सेल। यहाँ पे सिंपल सी सेल की एग्जाम्पल दी गई है कि अली ने शॉप से जाके एक फुटबॉल ख़रीदा और फुटबॉल ख़रीदने के लिए क्या किया अली ने कि पैसे जो हैं शॉपकीपर को दिए, सेलर को दिए। शॉपकीपर जो है सेलर हैं, ठीक है, दुकानदार हैं। सेलर को जैसे ही इसने पैसे दिए ना अली को आना यहाँ पे बायर, तो जैसे अली ने पैसे दिए शॉपकीपर ने क्या किया, अपना फुटबॉल अली को बेच दिया, सेल कर दिया, तो इस चीज़ को हम सेल कहते हैं।
अगला है व्हाट इज एन एग्रीमेंट ऑफ सेल। एन एग्रीमेंट ऑफ सेल मीन्स द सेल विल हैपन लेटर, मे बी आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर समथिंग स्पेशल हैपन्स। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं जिसके लिए किसी स्पेशल सीज़न की ज़रूरत है, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हैं जो कि किसी सीज़न में आता है, जैसे कि मैंगोज़ आपको मोस्टली गर्मियों के सीज़न में मिलते हैं और आप विंटर में आके किसी से एग्रीमेंट कर रहे हैं कि जैसे ही ये मंथ स्टार्ट हो जिसमें मैंगोज़ आए और आप पहले ही से ही उस बंदे को पैसे दे दें, तो आप उससे कहेंगे ठीक है पैसे मैंने आपको दे दिए विंटर में, लेकिन जब मैंगोज़ का सीज़न है तो आप मुझे मेरे पैसों के हिसाब से वो मैंगोज़ डिलीवर कर दें। तो एक सीज़न के हिसाब से जो चीज़ हो रही है वो भी हमें एग्रीमेंट ऑफ सेल में आती है। उसके अलावा कोई ऐसी और चीज़ जो फ्यूचर में आने वाली है, यानी कि कोई क्लॉथ्स हैं, कोई और चीज़ है जो नेक्स्ट मंथ उनकी शॉप में आए, तो आप उनसे पहले पैसे दे के बाद में वो प्रोडक्ट खरीद लें, या पैसे बेशक ना दें, वो आप बाद में आके उनसे पहले ही एग्रीमेंट कर लें। उनसे कह देंगे, आप मिसाल के तौर पे जून में उनकी शॉप पे गए हैं और उनसे पहले ही आप कह दें कि अगर कोई नया प्रोडक्ट आपकी शॉप में आया तो सबसे पहले आप हमें इन्फॉर्म करें। तो जैसे ही उनकी शॉप में नेक्स्ट मंथ एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आएगा तो आप नेक्स्ट मंथ उनकी शॉप से जाके चीज़ें खरीद लेंगे। तो जो भी चीज़ें फ्यूचर में जाके होंगी, जो भी सेल परचेज फ्यूचर में जाके होंगी, उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब देखते हैं। इसमें द गुड्स आर नॉट गिवन राइट अवे। तो एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो इमीडिएटली नहीं दिया जाता, बेशक आप उनको पैसे दे दें, प्रोडक्ट इसमें इमीडिएटली आपको ट्रांसफ़र नहीं होता एग्रीमेंट ऑफ सेल में। दूसरा पॉइंट है द सेल विल हैपन इन फ्यूचर। यहाँ पे क्या होता है कि सेल परचेज फ्यूचर में होती है, यानी कि जब वो प्रोडक्ट मौजूद होगा तभी आपको वो मिलेगा, फ्यूचर में ही मिलेगा, यानी कि महीने बाद, साल बाद, जब भी वो मौजूद होगा। समटाइम्स अ कंडीशन मस्ट हैपन फर्स्ट। तो कभी कभी एग्रीमेंट ऑफ सेल में कंडीशन आ जाती है। अब कंडीशन और वारंटी के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो कंडीशन और वारंटी के यहाँ पे एक आई का साइन शो हो रहा है, उसमें मैंने पूरा का पूरा कंडीशन और वारंटी को एक्सप्लेन किया। यहाँ पे भी थोड़ा बताती हूँ। कंडीशन का मतलब है कि आप प्रोडक्ट लेने से पहले एक कंडीशन रख लेते हैं सेलर पे। आप उनसे कहते हैं कि नेक्स्ट मंथ मुझे ब्लू वाली कार्ड चाहिए, ब्लू वाली कार्ड चाहिए। अभी इस वक्त करंटली उनकी जो शॉप है उसमें रेड कलर की कार्ड्स पड़ी हुई हैं और आपको उनमें से कोई एक भी पसंद नहीं आ रही, तो आप उनसे कहते हैं कि मैं जब आपकी शॉप में ब्लू कार है तब आपसे मैं लूँगा। तो वो दुकानदार आपसे कहता है कि ब्लू कार हमारी शॉप में 6 मंथ्स बाद आएगी, तो आप 6 मंथ्स बाद के लिए कह देते हैं कि ठीक है 6 मंथ्स बाद जो भी ब्लू कार आए सबसे पहले आप हमें बताएंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि कंडीशन रख देते हैं सेलर के ऊपर कि अगर ये वाली कार इस कलर की, इस क्वालिटी की आपके पास होगी तो आप फ़ौरन हमें बताएं, हम आपसे लेने के लिए आ जाएंगे। तो अगर कंडीशन लग जाती है तो वो चीज़ एग्रीमेंट ऑफ सेल में भी आ सकती है। टाइप्स ऑफ कंडीशन इन एन एग्रीमेंट ऑफ सेल आर 2 काइंड। तो यहाँ पे कंडीशन 2 तरह की होती है, क्या कंडीशनल प्रेजेंट, दूसरा है कंडीशनल सब्सिक्वेंट। पहला है दिस मीन्स द सेल विल हैपन ओनली इफ समथिंग हैपन्स फर्स्ट। एग्जाम्पल, A says I will buy your bike for 50 rupees, 50,000 rupees if my mechanic says it's okay। तो यहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम A है, वो सेलर से कहता है कि मैं आपकी जो बाइक है वो 50,000 रुपीज़ में लेने को तैयार हूँ अगर मेरा मैकेनिक को पता चला कि आपकी बाइक ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहा है, एक को ये जो बाइक है इस बाइक को अपने मैकेनिक को दिखाएगा, अगर इसके मैकेनिक ने कहा कि इसकी जो बाइक है वो बिल्कुल ठीक है तभी वो इसे लेगा। तो यहाँ पे क्या हुई, कंडीशन लगा दी गई, यानी कि ए ने क्या कंडीशन लगाई कि मैकेनिक अगर माना तो उसको पैसे मिलेंगे। तो ये हो गया कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट या कंडीशन प्रेसिडेंट। दूसरी कंडीशन सब्सिक्वेंट, उसमें लिखा है दिस मीन्स द सेल कैन बी स्टॉप्ड और एंडेड इफ समथिंग हैपन्स आफ्टर द एग्रीमेंट। यहाँ पे होता क्या है कि जो प्रोडक्ट है जो आप खरीदने के लिए गए हो और ख़रीदने से पहले ही वो प्रोडक्ट डैमेज हो जाए, गुम हो जाए, ख़राब हो जाए, तो आप उस एग्रीमेंट को रोक सकते हो, उस चीज़ को खरीदने से पहले ही रोक सकते हो। इसको हम कहते हैं कंडीशन सब्सिक्वेंट। मीन्स कि अगर आप गाड़ी रेड कलर की लेना चाहते हो और वो गाड़ी का जो कलर है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं लगा, जब तक वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचा है रेड की जगह उसका कलर फेड होके ऑरेंज सा हो गया, तो आपकी कंडीशन तो ख़राब हो गया। आपने तो रेड प्योर डार्क रेड मांगी थी, वो ऑरेंज कलर की अब होना शुरू हो गई आप तक पहुंचते पहुंचे। कुछ ऐसा हुआ उसके साथ कि उस गाड़ी की कंडीशन ख़राब हो गई है कि अब वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन पे जो है आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। आप कह सकते हो आप मुझे ये कार नहीं चाहिए क्योंकि अब ऐसी कंडीशन में नहीं रही। तो एग्जांपल देखें, इफ़ अ ट्रक इज सपोज्ड टू ब्रिंग द गुड्स बट इट क्रैशेज एंड द गुड्स आर लॉस्ट, द सेल माइट कैंसिल। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ट्रक है, उसकी ड्यूटी थी कि वो प्रोडक्ट्स आप तक पहुँचाए, लेकिन ट्रक रास्ते में ही ख़राब हो गया या तबाह हो गया, जिसमें प्रोडक्ट्स पड़े थे वो भी डैमेज हो गए, ख़त्म हो गए, गुम गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे जो डील हुई थी दोनों के बीच वो कैंसिल हो सकती है।
इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट। अब सेल कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो बताए जा रहे हैं। हियर आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द रियल सेल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब सेल होती है तो उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ है इट मस्ट बी प्रॉपर एग्रीमेंट। तो ऊपर जो हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा था वही दोबारा इसमें रिपीट करना। तो इसमें पहले ऑफर लगाई जाएगी, एक बंदा कहेगा कि मेरे पास ये प्रोडक्ट मौजूद है, दूसरा बंदा उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा कि ठीक है मुझे जो प्रोडक्ट आपने बताया है मुझे ये चाहिए। जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा तो जो बेचने वाला बंदा अपनी प्राइस बताएगा उस प्रोडक्ट की, प्राइस बताने के बाद जो खरीदने वाला बंदा है उस पर एग्री करेगा कि ठीक है मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि ये जो सेल परचेज है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनके बीच, ये वैलिड माना जाएगा, सही माना जाएगा। वैलिड का मतलब है कोई चीज़ का सही होना। तो यहाँ पे जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड प्राइस एंड एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें जो सेल परचेज में होती हैं उसको हम एग्रीमेंट में भी काउंट करते हैं। अगला है इफ़ दीज थिंग्स आर मिसिंग द सेल इज़ नॉट लीगल। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ऑफर में से एक्सेप्टेंस अगर मिस हो गया और पैसे शैसे दे दिए गए, यानी कि एक बंदे ने ऑफर लगाई दूसरे बंदे से गन पॉइंट पे वो चीज़ सेल करवाई है, तो ऐसी चीज़ जो है एक वैलिड सेल नहीं माना जाएगा, उसको इलीगल समझा जाएगा। ठीक है, तो इस सब चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इन्वॉल्व रियल गुड्स। Only goods like toys, clothes, fruits, etc. can be sold. Things like service like teaching or money exchange is not counted. यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट सेल परचेज हो रहा है, कोई जेन्युइन प्रोडक्ट है, जैसे कि टॉयज़ हो गए, कपड़े हो गए, फ्रूट्स हो गए, गाड़ियाँ होंगी, कोई भी चीज़ होगी जिसमें कोई चीज़ है, कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि कपड़ों का एग्जिस्ट करना, फ्रूट्स वगैरह, ये चीज़ें प्रोडक्ट होती है जिनको सेल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप टीचिंग सेल कर रहे हो तो ये चीज़ जो है गुड्स में और सेल्स में नहीं आती। यानी कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, टीचिंग कराते हो किसी बच्चे को, या अगर आप डॉक्टर हो किसी को मेडिकल हेल्प देते हो, तो वो चीज़ सेल परचेज में नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ सेल परचेज में काउंट की जाती है जो कि फिजिकल चीज़ हो, जैसे कि क्लॉथ्स हो गए, कोई चीज़ टॉयज़ होगी, जिसमें क्या हो रहा है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है। यानी कि आपके पास वो चीज़ से आपने बेच दी तो वो चीज़ अब किसी और के पास चलेगी, तो ये चीज़ सेल परचेज में आती है। लेकिन अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसी को, यानी कि आप पढ़ा रहे हो किसी को, इल्म अपना दे रहे हो और वो आपको पैसे दे रहे हो, तो वो चीज़ सेल परचेज की कैटेगरी में नहीं आती। अगली हेडिंग है मनी मस्ट बी गिवन एज प्राइस। इफ समथिंग गिव्स गुड इन एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स इज कॉल्ड बार्टर, नॉट सेल। ओनली मनी काउंट्स एज अ प्राइस ऑफ सेल। तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप किसी को कहते हो कि मुझसे साइकिल ले लो और उसके बदले में मुझे अपना मोटरसाइकिल दे लो, वो बंदा कहता है ठीक है लेकिन मेरा मोटरसाइकिल की प्राइस आपकी साइकिल से ज़्यादा है। फिर वो कहता है ठीक है आप साइकिल भी ले लो और मुझसे जो है एक एक्सपेंसिव चेयर भी ले लो और भी 2-3 चीज़ें ले लो, ताकि जो प्राइस आपकी बाइक की उतनी पूरी हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पैसे की एक्सचेंज हो ही नहीं रही, यहाँ पे प्रोडक्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये चीज़ें भी सेल की कैटेगरी में नहीं आती। अगर प्रोडक्ट सिर्फ बाइक को अगर बेचा जा रहा हो उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं, तभी वो सेल की कैटेगरी में आती है। देयर मस्ट बी बायर एंड सेलर। यहाँ पे वही बात दोबारा रिपीट कर दी है कि बायर एंड सेलर का होना ज़रूरी है, तो उसको आगे तफसील से बता देना है कि 2 people आर नीडेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेल करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत है, वो हम इस तरह पॉइंट में डाल देना है। आगे लिखा है इवन इफ अ पर्सन ओन्स ओनली पार्ट ऑफ द गुड्स दे कैन सेल दैट पार्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बंदे के पास बेशक थोड़ा सा ही पोर्शन है बेचने के लिए, छोटी सी ही चीज़ है, तब भी वो उस चीज़ को बेच सकता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा की चीज़ों का मालिक हो, चाहे थोड़ी सी चीज़ों का मालिक हो, चाहे एक ही चीज़ हो उसके पास, लेकिन वो बेच सकता है। यहाँ पे ये बात बताई जा रही है। अगली हेडिंग है समटाइम्स सेल कम्स आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। इफ गुड doesn't exist yet or are not ready, it starts as an agreement to sell। यहाँ पे वही बात बताई जा रही है जो स्टार्ट में डिस्कस की गई थी एग्रीमेंट ऑफ सेल की, कि अगर आपके पास दुकान में वो चीज़ उस वक्त मौजूद नहीं है जब आपके पास क्लाइंट्स आए हैं और आपने उनसे कह दिया है कि आप जो चीज़ मांग रहे हैं वो हमारे पास अगले महीने आएगी, यानी कि जुलाई में आएगी, नेक्स्ट मंथ जुलाई है उसमें आएगी, तो इट मीन्स आप अपने क्लाइंट्स को कह रहे हो कि आप हमें पैसे दे दो और अगले महीने आके ले लो। एक तो ये मेथड होता है एग्रीमेंट ऑफ सेल में, या फिर आप अगले महीने ही आके वो चीज़ ले लो जो आप खरीदने के लिए आए हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट लेने के लिए लोग आए हैं लेकिन प्रोडक्ट मौजूद नहीं था, तो जो दुकानदार है, सेलर है, उसने एग्रीमेंट टू सेल करके अपने क्लाइंट्स को और बायर्स को कह दिया कि आप अगले महीने आ जाएं, हमारे पास वो प्रोडक्ट अगले महीने मौजूद होगा। उसके बाद लेटर व्हेन द गुड्स आर रेडी इट बिकम्स अ सेल। तो क्या होता है कि जब वो प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, यानी कि अगले महीने वो क्लाइंट्स आगे लेने के लिए, क्योंकि वो चीज़ अगले महीने मौजूद थी, उसने जब अगले महीने का कहा, अगले महीने जब लोग आ गए तो उसने क्या किया, अगले महीने वो चीज़ें बेच दी। तो जब अगले महीने बेची तो क्या हुआ कि अगले महीने सेल कर दी, तो ये चीज़ सेल की कैटेगरी में आएगी। उस वक्त सेल की कैटेगरी में चीज़ नहीं आएगी जब सिर्फ उसने प्रॉमिस किया कि आप अगले महीने में आगे चीज़ हमसे खरीदें। तो बेशक उस दौरान उन्होंने
बायर से पैसे भी ले लिए हों लेकिन प्रोडक्ट तो दिया नहीं था, तब तक वो चीज़ सेल नहीं मानी जाएगी। सेल तभी मानी जाएगी जब दोनों की डील अपनी साइड से पूरी हो जाए, यानी कि जो बायर है उसने पैसे दे दिए हों और सेलर ने प्रोडक्ट दे दिया हो, तब वो सेल माना जाएगा। यानी कि किसी एक पार्टी ने भी अगर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की तो वो सेल में नहीं आएगा, उसको सेल नहीं माना जाएगा। गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब जो गुड्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाए, यानी कि जो प्रोडक्ट सेलर के पास था वो मालिक था, तो जब बायर ने उससे वो चीज़ खरीदी पैसे देकर, तो अब वो जो प्रोडक्ट था जो सेलर के पास था अब वो बायर के पास चली गई, यानी कि ट्रांसफ़र हो गई। तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होगी उस प्रोडक्ट की बायर के पास। तो यहाँ पे ये लिखा है दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ट्रांसफ़र करने का मेन रीज़न कॉन्ट्रैक्ट में इसी का ही मेन रीज़न है, यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट सेल परचेज का कर ही इसलिए रहे हैं ताकि जो प्रोडक्ट है उसको ट्रांसफ़र किया जा सके। उसके अलावा द गुड्स मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट है हम इसलिए करते हैं ताकि जो एक बंदे के पास चीज़ है वो दूसरे बंदे के पास पहुंच जाए इन द एक्सचेंज ऑफ मनी, यानी कि ये अपना प्रोडक्ट क्यों भेज रहा है दूसरे बंदे को, ताकि इसको पैसे मिल जाएं। हाउ इज़ द प्राइस डिसाइडेड, तो प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है, इसमें हमने सेक्शन 9(1) को डिस्कस करना है। आप चाहें तो सेक्शन 9(1) लिखते हैं और इसके साथ भी आप साथ लिख दें सेक्शन 9। जो सेक्शन 9 है उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि प्राइस को कैसे फिक्स किया जाएगा। देयर आर डिफरेंट वेज टू डिसाइड हाउ मच द गुड्स विल कॉस्ट। तो यहाँ पे पहला है प्राइस मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 9(1). तो सेक्शन यहाँ पे मेथड्स बहुत सारे हैं प्राइस फिक्स करने के लिए, लेकिन जो सबसे पहला मेथड है वो ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही बता देते हो अगले को कि इसकी ये प्राइस है। यानी कि आपके पास एक बंदा आया, वो आपसे कहता है मुझे ये आईफोन चाहिए, और आप खुद उनको बता देंगे कि ये आईफोन कम से कम 1 लाख रुपीज़ का है, तो आप उनको पहले से ही एक फिक्स प्राइस बता देते हैं। तो ये हमें सेक्शन 9(1) बताता है। द सेलर एंड बायर एग्री ऑन द प्राइस, और एक दफ़ा आपने प्राइस बता दी और बायर अगर उस प्राइस देने के लिए एग्री कर जाता है तो ये चीज़ हमें सेक्शन 9(1) बताता है कि सेलर अपनी प्राइस बताएगा और बायर को उस प्राइस को एक्सेप्ट करना होगा। तो ये एक फिक्स प्राइस है जो बायर ने खरीदनी है, और सेलर कहेगा मैं इस प्राइस से कम पैसे नहीं करूँगा, ना ही बढ़ाऊँगा, ये फिक्स प्राइस है 1 लाख रुपए इस प्रोडक्ट की और आपने इतने ही देने हैं। तो ये हमें सेक्शन 1 बताता है कि एक फिक्स प्राइस रखें जिस पे दोनों पार्टीज मान जाएं। मेथड टू फिक्स द प्राइस, दे मे एग्री टू फिक्स द प्राइस इन अ स्पेशल वे लाइक बाय वेट और क्वालिटी। तो इसमें क्या होता है कि मेथड के लिए बताया जा रहा है कि अगर कोई प्रोडक्ट लेने के लिए आपके पास आया है, आप उसको कहते हैं कि जो प्रोडक्ट है ये 1 लाख का है, और जो खरीदने के लिए आया वो बंदा कहता है दिखने में तो 1 लाख की चीज़ लगती ही नहीं है, तो मैक्सिमम मैं इसके लिए 50,000 ही दूंगा, 1 लाख क्यों दूं। तो सेलर क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई या खुश करने के लिए इस प्रोडक्ट को चेक करने के लिए देगा, कहेगा कि आप इस प्रोडक्ट का वेट कर लें, आप इस प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली चेक कर लें। जब बायर को तसल्ली हो गई कि ये जो प्रोडक्ट है ये वाकई में 1 लाख की वर्थ का है, तभी बायर खरीदेगा। तो इस तरह से भी आप अपनी प्राइस फिक्स करवा सकते हो और प्राइस की तसल्ली करवा के बायर से पैसे ले सकते हो। उसके अलावा प्राइस बेस्ड ऑन पास्ट डीलिंग, इफ दे बाय एंड सेल ऑफन दे मे डिसाइड द प्राइस बेस्ड ऑन व्हाट दे यूजुअली पे। तो इसमें बताया जा रहा है कि एक बंदा है जिसे बायर बार बार आके चीज़ें खरीद रहा है, अब उसको पता है कि मैंने इसको चीज़ जो है थोड़ी सी कम पैसों में मैं बेचता हूँ। मिसाल के तौर पे जो सेलर है वो यही प्रोडक्ट बाकियों को हाई प्राइस में बेच रहा है, लेकिन इस खास बंदे को कम प्राइस में बेच रहा है। तो इस बंदे को पता है कि ये अगर मैं इसकी दुकान से लूँगा ये मुझे सस्ती दे देगा। तो ऐसी सिचुएशन पे कुछ सेलर जो है अपनी प्राइस कुछ कस्टमर्स के लिए फिक्स कर देते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी कर देते हैं। तो कभी कभी पास्ट डीलिंग की वजह से भी प्राइस बढ़ाई भी जा सकती है, कम भी की जा सकती है। यानी कि अगर आप उसे ऑलरेडी ज़्यादा पैसों पे ले रहे हैं चीज़ तो आप ज़्यादा ही लेते रहेंगे, अगर कम पैसों पे ले रहे हैं तो कम पैसों पे लेते रहेंगे। तो इसका मतलब है पहले से अगर आपकी डील किसी के साथ होती रही है तो उससे आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो सेलर से कि वो आपको बाद में भी उसी प्राइस में चीज़ देगा। आगे इफ नो प्राइस इज फिक्स्ड अ रीजनेबल प्राइस इज पेड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है सेक्शन हमें 9(2) ये सिखाता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हो और उसकी कोई फिक्स प्राइस मौजूद ही नहीं है तो जो सेलर है और जो बायर है आपस में डिस्कस करेंगे और कहेंगे कि ठीक है इसके लिए जो रीजनेबल प्राइस बनती है मैं 50,000 देने को तैयार हूँ, और सेलर भी सोचेगा कि ठीक है 50,000 रुपीज़ इसके लिए एक रीजनेबल प्राइस है, तो वो भी मान जाएगा। जब दोनों पार्टीज एक फिक्स प्राइस में मान जाते हैं उसको कहते हैं रीजनेबल प्राइस। यह हमें सेक्शन 9(2) सिखा रहा है। इफ़ द प्राइस इज नॉट डिसाइडेड द बायर पेज व्हाट इज फेयर। जो फेयर प्राइस बनती है उस प्रोडक्ट की तो बायर वो दे देगा पैसे। अगला है सेक्शन 10। सेक्शन 10 हमें थर्ड पार्टी सेट्स द प्राइस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो सेलर है जो प्रोडक्ट बेचता है, दूसरा है बायर जो प्रोडक्ट खरीदता है। ये हो गए दो लोग। एक होता है थर्ड पर्सन
जो इन दोनों के बीच डिसाइड कराएगा, इसको हम थर्ड पार्टी कहेंगे। अब वो क्या करेगा, थर्ड पर्सन कैन बी आस्क्ड टू डिसाइड द प्राइस। तो जो सेलर है और बायर है, ये अगर आपस में डिसाइड ना कर पा रहे प्राइस, तो ये दोनों क्या करेंगे, किसी थर्ड पर्सन से कहेंगे कि आप हमारी मदद करें कि हम इस प्रोडक्ट के लिए एक फिक्स प्राइस डिसाइड कर सकें। इफ दैट पर्सन डज नॉट डू इट, द सेल मे बी कैंसल। और अगर ये थर्ड पर्सन डिसाइड ना कर पाए प्राइस, तो जो सेल आपस में ये लोग करना चाह रहे हैं वो सेल फिर नहीं होगी। हाउ कैन द बायर पे द प्राइस? देयर आर फ्यू वेज द पेमेंट कैन बी मेड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बायर जो है किस तरह से पैसे दे सकता है। तो यहाँ पे बहुत से मेथड मौजूद है। सबसे पहला मेथड है बाय मनी। द सेलर मस्ट गेट मनी लोकल करेंसी बट मे ऑल्सो एक्सेप्ट चेक और कार्ड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सेलर है वो नॉर्मल पैसे को एक्सेप्ट करे जो उसकी कंट्री की करेंसी है। जैसे कि अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में रुपीज़ में पैसे की करेंसी एक्सचेंज होती है। अगर यूएसटी है वो यूएसए में एक्सचेंज होती है। और अगर पाउंड्स की बात करें तो पाउंड्स यूके में एक्सचेंज होता है, यूके में सेल परचेज पाउंड्स में होती है। वैसे ही पाकिस्तान का अपना होगा। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसी की करेंसी में ही आप लोकल करेंसी में ही आप सेल करें, अपने प्रोडक्ट को ख़रीदें और बेचें। ये चीज़ सेलर को बताई जा रही है। और साथ में सेलर को ये भी बताया जा रहा है कि आप चेक भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और कार्ड्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो बैंक के कार्ड्स हैं। उसके अलावा दूसरी आइटम में बताया जा रहा है बाय पेइंग सम डिपॉजिट फर्स्ट। पेइंग सम डिपॉजिट फर्स्ट का मतलब ये है कि आप पहले ही एक बायर से कह दें कि आधी पेमेंट हमें पहले दे दें। यानी ये एक प्रोडक्ट है 1 लाख रुपए की, तो बायर से वो कह सकते हैं कि आप 1 लाख की बजाय आधी पेमेंट जैसे कि 25,000 या 50,000 हमें पहले पे कर दें। तो ये ऑफर भी दे सकता है सेलर बायर को कि आप आधी हमें पहले दे दें। समटाइम्स अ स्मॉल अमाउंट इज गिवन फर्स्ट एज अ प्रॉमिस। यानी कि बायर कहता है कि बायर के दिल में होता है कि ये प्रोडक्ट जो है मुझे मिले। तो बायर क्या करेगा, सेलर को कहेगा कि आधी पेमेंट आप मुझसे रख लें। जब ये आधी पेमेंट देगा जो कि होगी 50,000 रुपीज़, यानी कि 1 लाख रुपये इसको देने हैं और 1 लाख में से आधे अगर करें तो 50,000 रुपीज़ बनते हैं। तो वो कहेगा कि ठीक है आप 50,000 रुपीज़ मुझसे भी रख लें। तो वो 50,000 ये सेलर को इसलिए दे रहा है ताकि ये जो प्रोडक्ट है वो किसी और को सेल ना करे और मुझे ही मिले। तो वो एज अ प्रॉमिस जो है सेलर को 50,000 रुपीज़ दे देगा, पूरी नहीं देगा पैसे, ताकि ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे ही बेचे। आगे लिखा है द बायर कैंसल्स द डील द सेलर में कीप द डिपॉजिट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर बायर खुद ही कैंसिल कर देता है कि मैं ये प्रोडक्ट अब नहीं खरीदता, तो सेलर जो है पैसे रख सकता है खुद, जो बायर ने पहले इसको दिए थे। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। आगे है बाय डिडक्टिंग टैक्स और अदर अमाउंट। तो इसमें बताया गया है इफ़ द लॉ सेज टू टेक आउट टैक्स फ्रॉम द प्राइस द बायर कैन डू दैट व्हाइल पेइंग। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हो जिसमें टैक्स लगा हुआ है, तो बायर को बताया जाता है कि इस पर टैक्स इतना लगा हुआ है, तो टैक्स को देखते हुए वो प्राइस देगा, पैसे पे करेगा। ये बात इस पॉइंट पे लिखी है। आगे आता है कंक्लूजन। अ सेल मीन्स दैट आइटम इज गिवन राइट अवे एंड मनी इज पेड। तो सेल सिंपल सा होता है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जिस दिन आप चीज़ें खरीदने जाते हो उसी दिन ही आपको पैसे पे करने और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। एग्रीमेंट उस सेल में बताया गया है कि अब आइटम जो है वो बाद में लिया जाता है, यानी कि जो प्रोडक्ट है आपको बाद में मिलता है, यानी कि फ्यूचर में मिलता है। टू बी अ रियल सेल द रूल्स ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 मस्ट बी फॉलोड। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेल का दुरुस्त होना तभी सही समझा जाएगा जब हम लोग सेल्स ऑफ गुड एक्ट को प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे। क्योंकि सेल्स ऑफ गुड एक्ट में हमें ये चीज़ें सिखाएंगे कि उसमें प्राइस होनी चाहिए प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है, बायर का होना ज़रूरी है, सेलर का होना ज़रूरी है, और दोनों आदमियों के बीच, बायर और सेलर के बीच एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। एंड आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को कहा गया कि सारी चीज़ें होंगी तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं सेल का दुरुस्त होने में। तो इतना ही था कंक्लूजन।